हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गैस के परमताप T और उसके एक अणु की औसत गति ऊर्जा E में क्या संबंध होता है? आवश्यक सूत्र लिखकर समझाइए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस में जो दाब होता है उसको समझेंगे। तो अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस में दाब P बराबर क्या हो जाएगा? गैस में दाब P बराबर हम यहाँ पे देखेंगे, गैस में दाब P बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका मान होता है 1/3 एक अणु का द्रव्यमान m। तो n अगर अणु है तो n अणुओं की संख्या मतलब कुल द्रव्यमान m इंटू n। अब ये हो जाएगा वर्ग माध्य मूल चाल का स्क्वायर बटा क्या होता है v यहाँ पे आयतन होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि m क्या होता है, m होता है एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान होगा, और n क्या होगा, अणुओं की संख्या, n हो जाएगा अणुओं की संख्या, और v क्या होता है यहाँ पे, p और v क्रमशः दाब और आयतन है, p और v क्रमशः दाब और आयतन है। v RMS क्या होता है, वर्गमद मूल चाल होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम मान लेते हैं, माना गैस में n अणु हैं, माना गैस में n अणु हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं n अणु की गति ऊर्जा, n अणु की माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब एक अणु का अगर हम द्रव्यमान m मानते हैं तो हम जानते हैं 1/2 mv² होता है। अब n अणु है तो n अणु के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 कुल द्रव्यमान m इंटू n। और यहाँ पे जो चाल लेते हैं वर्ग माध्य मूल चाल लेते हैं, क्योंकि n अणु है तो n अणुओं का हम यहाँ पे इनका वर्ग माध्य मूल चाल निकालते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा, इससे हम गति ऊर्जा को लिखेंगे n अणुओं के लिए E k से लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं n अणुओं के लिए। अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि किसी भी गैस में दाब जो होता है n अणुओं के कारण वह हो जाता है 1/3 m n v RMS का स्क्वायर बटा v को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर होता है nRT। ये आदर्श गैस समीकरण होता है, जहाँ पे R क्या होता है, गैस नेतांक, N क्या होता है, मोल, और T होता है परम ताप। R जो होता है सभी आदर्श गैस के लिए एक समान होता है। तो ये मान यहाँ पे रखने पे ये हो जाएगा nRT बराबर 1/3, और ये हो जाएगा mn v RMS का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको तीन को हम इधर लिख लें, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर हम देखेंगे, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, एक में है E के बराबर, अब ये n अणु के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये n अणु के लिए गतिज ऊर्जा है, ये हो जाएगा हमारा 1/2, और क्या है mn v RMS का स्क्वायर, इसका मान दे रखा है 3nRT दे रखा है। एक बार देख लीजिए, 1/2 mn v हमारे स्क्वायर और mn v RMS का स्क्वायर का मान यहाँ पे 3nRT है।
तो यहाँ पे लिखेंगे 3nRT। और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो मोल क्या होता है, मोल होता है कुल अणुओं की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, ये भी मोल कहलाता है। तो यहाँ से ये मान रखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे EK बटा n अणु का है ये गति ऊर्जा बराबर 1/2 और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, n के स्थान पे n बटा NA RT। अब ध्यान से देखिए R बटा NA ये एक नियतांक होता है जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमान नियतांक, और एक अणु के लिए अगर हमें निकालना है तो n का हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक अणु के लिए गति ऊर्जा, इसका मान हो जाएगा 3/2, n से हम भाग देंगे और ये R बटा NA बचेगा, इसको हम K लिखेंगे, T लिखेंगे। तो ये एक अणु की गति ऊर्जा हो जाएगी, जहाँ पे K क्या होता है बोल्ट्जमान नियतांक और T होता है यहाँ पे परम ताप। तो इसे भी हम लिख लेते हैं। हमने देखा कि K क्या होगा, K होता है बोल्ट्जमान नियतांक और T क्या होता है परम ताप। ये किस में होगा, केल्विन में होगा। बोल्ट्जमान नियतांक को K भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से यह हमें बताना था कि गति ऊर्जा और परम ताप में जो संबंध है वो क्या हो जाएगा। अब ये सभी नियतांक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो गति ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, परम ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।